मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खुजराहो के जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की लगभग 7 फुट ऊंची एक मूर्ति है। मूर्ति क्षतिग्रस्त है बहुत समय पहले और उसका सर नहीं है। इसकी वजह से लेकर लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, मांग करते हैं और कहते रहे हैं कि इस मूर्ति का पुनर्स्थापन होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा की एक अनुमति प्रदान की जानी चाहिए ताकि पूजा पाठ हो सके। जब लगातार इस तरह की मांग उठती रही है लेकिन इस पर कभी कोई ध्यान गया नहीं या ध्यान देने की कोशिश नहीं की, तो इसी बीच में एक व्यक्ति जिनका नाम राकेश दलाल होता है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंचते हैं और एक याचिका दायर करते हैं 16 सितंबर 2025 को और ये मांग करते हैं कि इस मूर्ति की पुनर्स्थापना की अनुमति प्रदान की जाए, साथ ही प्राण प्रतिष्ठा की एक अनुमति दी जाए। जब इस तरह की मांग की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की बेंच ने इसे खारिज कर दिया और खारिज करते हुए वो कहते हैं कि ये एक तरह का पब्लिक स्टंट है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि यह मामला पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र में आता है और अदालत इस पर अब आदेश नहीं दे सकती। बस इतना था। उसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी एक टिप्पणी भी वायरल होनी शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया के हर एक कोने में जब ये बात चलने लगती है कि उन्होंने कहा कि जाओ और भगवान से खुद करने को कहो, तुम कहते हो भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, जाओ उनसे प्रार्थना करो। बस कुछ इस तरह का लिखा हुआ था। और उसके बाद फिर जब सोशल मीडिया पर ये लगातार तैरने लगता है तो CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको भी और उनके परिवार वालों को भी सभी पर ही टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। तमाम तरह के लोग थे, तमाम तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद 18 सितंबर 2025 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने अपना एक बयान दिया और बयान में कहा कि मेरी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया है, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। इतना कहा। उसके बाद फिर ये मामला कहीं ना कहीं शांति की ओर चलने लगता है। एक एक दिन करके बीतने लगता है और इस घटना को लगभग 20 दिन बीत जाते हैं। 20 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर एक ऐसी घटना घटती है। इस घटना को यह कहा जाता है कि भारत के इतिहास में इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, या आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर ऐसा क्या हुआ जो जिसकी चर्चा सोशल मीडिया के हर एक जगह पर, हर एक प्लेटफॉर्म पर, प्रिंट मीडिया में और न्यूज चैनल पर हर जगह हो रही है। साथ ही चौक चौराहों पर हर जगह इस घटना की बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है। लेकिन जिनको बोलना चाहिए सही मायने में, वो बिल्कुल खामोश हैं, चुप हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कोर्ट नंबर 1 में ये 6 अक्टूबर 2025 की बात है। CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और उनके दूसरे जस्टिस विनोद चंदन ये एक केस की सुनवाई कर रहे थे और सुनवाई के दौरान ही किसी मामले की जब बातचीत कर रहे थे, वकील अपना पक्ष रख रहे थे और इसी बीच में ये सुबह 11:35 के आसपास का वक्त रहा होगा। 6 अक्टूबर 2025 की सुबह 11:35 के आसपास एक व्यक्ति जो कि वकील है पेशे से, जिसकी उम्र लगभग 71 साल के आसपास है, नाम उनका राकेश किशोर है। अब 2 चीजें बताई जाती हैं। या तो एक तो यह है कि जैसे ये कागज हैं, कागज के टुकड़ों को मोड़कर एक तरह से एक पूरा बंडल जैसे बना दिया जाता है। और एक तो ये भी चर्चा चल रही है, साथ ही ये भी चर्चा है कि उन्होंने अपना जूता निकाला और जूता निकाल के उसको फेंक के मारा। और जैसे जूता फेंक के मारते हैं तो अदालत का कुछ परिदृश्य कुछ ऐसा होता है कि यहाँ जो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की CJI होते हैं, ये इससे बड़ा कोई पद नहीं होता अदालत के अंदर, ये सबसे बड़ा पद होता है। वो बैठे होते हैं, उनकी जो कुर्सियां होती हैं वो सामान्य जो लोग होते हैं उनकी उनसे काफ़ी ऊंचाई पर होती हैं। बीच में लगभग 5 फुट का गैप होता है और उससे 5 मीटर गैप होता है, यानी कि लगभग 15 फुट के आसपास। और उसी में कुछ क्लर्क बैठे होते हैं, कंप्यूटर पर काम करने वाले बैठे होते हैं और यहीं आसपास में उनकी सुरक्षा भी होती है। साथ ही कुछ अदालत की जो कुर्सियां होती हैं जिनमें कोई वकील भी होते हैं, कुछ सुनने वाले भी होते हैं, कुछ रिसर्च करने वाले भी होते हैं, वो सब इस तरह से मौजूद थे। और जैसे ही राकेश किशोर ने अपना जूता निकाला, जूता निकालने के बाद जब फेंक के मारा तो जो उनके बराबर में जस्टिस विनोद चंदन बैठे हुए थे, उनको लगते लगते वो बच गया। और जैसे वो बचता है तो उसकी तरफ उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मुझसे गलती हो गई जस्टिस साहब, मुझे माफ़ कर देना। दरअसल मेरा निशाना आप नहीं थे, मेरा निशाना थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब ये चीफ जस्टिस के बारे में कहा जाता है तो उसके बाद पूरी अदालत में एक तरह से हंगामा खड़ा हो जाता है। उसके बाद फिर जो उनकी सुरक्षा में लगे ऑफिसर होते हैं वो तत्काल प्रभाव से जाते हैं और उस वकील को पकड़ लेते हैं, जिसकी उम्र लगभग 71 साल के आसपास होती है। साल 2011 में उनका सुप्रीम कोर्ट की बार में रजिस्ट्रेशन भी था। लेकिन ये सब अचानक से क्यों हो गया, यही बस सोचने वाली बात थी। और इसी बात को देखते हुए जब उनकी सुरक्षा ने, जो सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा में लगी हुई थी, CJI की सुरक्षा में लगे हुए ऑफिसर थे, उन्होंने इस वकील को पकड़ा, राकेश किशोर को। पकड़ने के बाद उसको यहाँ से बाहर लेके परिसर की तरफ जा रहे थे। और जब परिसर की तरफ लेके जा रहे थे तभी ये जोर से एक नारा लगाते हैं और नारा लगाते हुए वकील कहता है कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भाई इतना कहना था। इतना कहने के बाद फिर ये तो बाहर चले जाते हैं। इधर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं BR गवई, वो कहते हैं कि इस पर ध्यान मत दो, हम प्रभावित नहीं हैं और ये बातें मुझे प्रभावित नहीं करती हैं।
बस इतना उनका कहना था। जैसे वकील साहब से कहा कि आप अपना कैरी ऑन, यानी कि आप अपनी बात जो कर रहे थे बात करते रहिए, उधर जो उस व्यक्ति ने कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसी बोला जाता है, उसके बाद ऐसा लगने लगता है कि ये जो बात है वो उस घटना से जोड़ के देखी जाने लगती है जब खजुराहो के जाबरी मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति को पुनर्स्थापित करने की जो एक याचिका दायर की गई थी और उसको वो याचिका को खारिज कर दिया जाता है, और खारिज किया जाता है सीजीआई की तरफ से, इनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही उसको खारिज कर देते हैं। तो इसको उससे जोड़कर देखा जाने लगता है। हालांकि इन याचिकाकर्ता में और जो जूता फेंक के मारने वाला व्यक्ति है उसमें कोई आपस में लिंक नहीं बताया जा रहा है, लेकिन जब ऐसी बात आती है तो ये घटना ट्रेंडिंग होने लगती है, एक्स पर ट्रेंड होती है, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाने लगती है। हर कोई इसी घटना को लेकर बात करने लगता है और कहने लगता है कि जो मध्य प्रदेश के छतरपुर के खजुराहो के जवारी मंदिर है, वहां पर जो भगवान विष्णु की मूर्ति है उस मूर्ति को लेकर ही इस तरह की बातें। हालांकि ये क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन लोगों ने जब इस पर चर्चा करना शुरू कर दिया तो फिर ये बात फिर से सामने आने लगती है कि खजुराहो के 52 मंदिर के बारे में क्या मामला है क्या नहीं। तो उसके कुछ पॉइंट हैं, जैसे 52 मंदिर खजुराहो के प्रमुख मंदिरों में एक है और मंदिर का निर्माण लगभग 1050 से 1075 ईस्वी में किया गया था। मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया था। यहाँ भगवान विष्णु के सभी अवतारों को दिखाया गया है। मूर्ति खंडित होने की वजह से इसकी पूजा नहीं की जाती। यह मंदिर अपनी अनोखी बनावट के लिए जाना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में देखने पर लगता है कि यहाँ पानी ही पानी भरा है। खजुराहो का पहला मंदिर जिसे साइड व्यू से पूरा देखा जा सकता है। इस तरह का मामला था और फिर चर्चा शुरू हो जाती है। हालांकि जिस व्यक्ति ने ये जूता फेंक के मारा था उसको सुरक्षा गार्डों ने पकड़ लिया था, पकड़ने के बाद उसको छोड़ दिया। अब कहीं ना कहीं कुछ लोग इसमें दबी जुबान में इसकी पक्षधर भी होंगे, ये भी कहेंगे कि हाँ ये जो हुआ है वो बहुत सही हुआ है। कुछ लोग क्या बड़ी संख्या में इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में जिनको विरोध करना चाहिए, सरकार को सीधे सीधे इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था, लेकिन सरकार की तरफ से बहुत देर तक भी इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। तब सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की बयानबाजी शुरू हो जाती है कि साल 1947 से लेकर भारत के इतिहास में 2025 तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अदालत के इतने बड़े पद पर बैठे हुए, यानी कि इससे बड़ा कोई पद ही नहीं होता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, उसके बावजूद भी मुख्य न्यायाधीश पर अगर इस तरह से हमला हुआ है तो फिर और कौन इसमें यहाँ पर सुरक्षित रहेगा। जाहिर सी बात है, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। जब इस तरह की बातें होने लगती हैं और बातें होते होते फिर लोगों ने तरह तरह की बातें भी करना शुरू कर दिया। इसी बीच में इस घटना से जोड़कर सोशल मीडिया पर एक और घटना भी चलने लगती है। वो घटना थी उत्तर प्रदेश के रायबरेली की। उत्तर प्रदेश के रायबरेली की ये बात है। दरअसल फतेहपुर का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, इसका नाम हरिओम पासवान होता है। हरिओम पासवान अपनी पत्नी पिंकी से मिलने के लिए रायबरेली आ जाता है। वो तारीख थी 2 अक्टूबर 2025 की रात लगभग 9 बजे। वो गदागंज एक थाना लगता है, उसी के पास एक ढाबा है, ढाबे के पास वो खड़ा हुआ था। अचानक ही लोगों की नज़र उस पर पड़ जाती है। करीब 50-60 लोगों ने उस व्यक्ति को, यानी कि जिसका नाम हरिओम होता है, हरिओम को घेर लेते हैं और लोग उससे बार बार से नाम पूछ रहे थे, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से हो। तो वो इतने सारे लोगों को लेकर वो व्यक्ति डर जाता है हरिओम। वो समझ नहीं पाता कि मैंने क्या जवाब दूँ, क्या जवाब ना दूँ। इसी बीच में होटल के पास एक मनीष यादव नाम का एक लड़का होता है। वो देखता है हालात को मद्देनजर रखते हुए उसे सोचता है कि ऐसा ना हो ये अकेला व्यक्ति है। और आजकल उस इलाके में, जिस इलाके की ये घटना है रायबरेली क्षेत्र में, ड्रोन का थोड़ा प्रकोप है। ऐसा लगता है कि लोग ड्रोन से रैकी करते हैं, चोरी करने के लिए आ जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है उन्हीं का ही सरगना हो या उसी की टीम का हिस्सा हो ड्रोन चोरों का। तो उन लोगों ने इस व्यक्ति को जब मारपीट करना शुरू कर दिया तो मनीष यादव ने तत्काल ही गदागंज थाने को फ़ोन किया और थाने को फ़ोन करने के बाद कहा कि साहब यहाँ पर 50-60 लोग हैं, उन लोगों ने एक व्यक्ति को घेरा हुआ है, आप जितनी जल्दी हो सके आप आ जाइए, नहीं तो हो सकता है कि इस व्यक्ति के साथ ही ज़्यादा मारपीट कर दें। पुलिस वालों ने जैसी बात सुनी उन्होंने कहा ठीक है हम आते हैं। थाना प्रभारी ने वादा तो कर दिया, लेकिन वादा करने के बाद भी 45 मिनट का समय बीत जाता है, वो नहीं आते। इसके बाद लोगों ने मारपिटाई करना शुरू कर दिया उस व्यक्ति के साथ। और जैसे ही मारपिटाई करना शुरू किया है तो तभी ढाबा जो मालिक होता है, ढाबा का मालिक और मनीष यादव फिर से 112 नंबर को रात 9:48 के आसपास फ़ोन लगाते हैं। और फ़ोन लगाने के बाद कहते हैं कि अब इस तरह से ये घटनास्थल है, गदागंज थाना क्षेत्र में आता है, यहाँ ढाबा है, एक व्यक्ति है जिसको 50-60 लोगों ने घेरा हुआ है, अब आप जल्दी से पुलिस को भेज दीजिए। अगर पुलिस नहीं आई तो हो सकता है कि कोई अप्रिय घटना घट जाए। सूचना मिलने के बाद 112 नंबर की पुलिस पहुंच जाती है। और जब 112 नंबर की पुलिस पहुंचती है तो होमगार्ड मौके पर आता है। होमगार्ड नाम पूछता है, उससे पूछता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, यहाँ क्यों घूम रहे हो, क्या बात है। तब वो अपनी जो भी जानकारी थी वो जानकारी देता है। इसी बीच में वो व्यक्ति, होमगार्ड, जाकर गाड़ी में बैठे हुए पुलिसकर्मी से कहता है कि साहब एक काम करते हैं, ये व्यक्ति थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान लगता है, इसको गाड़ी में बिठाते हैं और थाने के पास छोड़ देते हैं, अपना जहाँ जाना होगा चला जाएगा। तभी जो पुलिस वाला अंदर बैठा हुआ था गाड़ी के अंदर, वो कहता है कि ज़्यादा ज्ञान मत पेलो, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, हम रात में इसे कहाँ लेके घूमते रहेंगे। जबकि यहाँ से महज 10 मिनट की दूरी पर थाना था, वो आराम से छोड़ सकते थे, लेकिन अंदर जो बैठे हुए अधिकारी या सिपाही या दरोगा जो भी रहे होंगे
उन्होंने होमगार्ड को डांट दिया और डांटने के बाद उस व्यक्ति को उस भीड़ में ही छोड़ के चले जाते हैं। अब यहां से गाड़ी चली जाती है, गाड़ी चली जाती है, भीड़ ने सोचा कि इस व्यक्ति क्या करें। भीड़ ने भी उस व्यक्ति को जाने दिया, यानी कि जो भी मारवार उसके साथ मारपीट की गई थी, तो वो व्यक्ति वहां से आराम से निकल जाता है। अगला एक गांव पड़ता है, गांव का नाम होता है ईश्वरदासपुर। वो भटकता भटकता उस गांव में पहुंच जाता है और जैसे गांव पहुंचता है तो लोग रात में ड्रोन की वजह से जागे हुए थे और अपने गांव की, अपने घरों की पहरेदारी कर रहे थे। उन्होंने समझा कि ड्रोन के माध्यम से फिर चोरी करने के लिए गांव में व्यक्ति घुसा है और जैसे ही उसने आवाज़ उस व्यक्ति के बारे में आवाज़ लगाना शुरू किया है, उसके बाद में सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जैसे इकट्ठे होते हैं तो उसके साथ वो मारपीट करना शुरू कर देते हैं। मारपीट कुछ इस तरह से की जाती है कि उस व्यक्ति के ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां उस पर मार नहीं फेरी गई, साथ ही जो उसके प्राइवेट पार्ट था तो उस प्राइवेट पार्ट पर लगातार उस पर हमला किया गया। और हद यह हो जाती है, उस व्यक्ति ने बार बार राहुल गांधी का नाम लिया, तो लोगों ने बजाय उसको माफ़ करने के या उसको जाने देने के, उन्होंने कहा कि ये राहुल का इलाका नहीं है, ये बाबा का क्षेत्र है। अब इस तरह की बातें करने लगते हैं। उसको तब तक मारा जाता है जब तक कि उस व्यक्ति की मौत नहीं हो जाती, यानी कि वो मर जाता है। 2 अक्टूबर की घटना होती है। इसी बीच में कोई छोटी छोटी क्लिप बना लेता है और जो क्लिप होती हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती हैं। जब सोशल मीडिया वायरल होती हैं तब जाकर मीडिया इस मामले को हाईलाइट करना शुरू कर देता है, अखबार में ये घटनाक्रम प्रकाशित हो जाता है, पुलिस की नींद टूटती है। उसके बाद फिर 112 नंबर हो या थाने की पुलिस हो, इसमें करीब करीब बताया जाता है कि 6 पुलिस वाले हैं, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर एफआईआर लिखी जाती है। अब 12 लोगों को टारगेट करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर लिखी जाती है। 10 गिरफ्तार भी कर लिए जाते हैं। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो, जो व्यक्ति मर चुका था, जो अपनी पत्नी से मिलने के लिए पहुंचा था रायबरेली फिरोजपुर से, शायद वो कभी लौटकर वापस नहीं आएगा, है ना। फतेहपुर से जो व्यक्ति हरिओम पासवान होता है वो लौट के कभी वापस नहीं आएगा। उस व्यक्ति की मार मार के उसको हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। और इस तरह की घटना हो जाती है। इस घटना के बाद भी ये जो भी जिम्मेदार पर्सनैलिटी बैठी हुई हैं, उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, उस पर कोई अपना तर्क नहीं दिया, बस इतना कहा कि ये घटना निंदनीय है। लेकिन लोगों को ये समझाने की कोशिश नहीं की कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। एक व्यक्ति इतना इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंक के मार देता है। एक पब्लिक इकट्ठी होती है और एक गरीब आदमी जो अपनी पत्नी से मिलने के लिए गया था, रात में रास्ता भटक जाता है। उसके बाद उसको पीट पीट के उसको मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि कदम तो उठा लिए जाते हैं, उसके बाद फिर कितनी परेशानियां बढ़ जाती हैं। इस घटना में जैसे हरिओम पासवान के साथ जो होता है, उसके बाद जब पुलिस की लगातार दबिशें जाती हैं तो फिर गांव के लोग परेशान हो जाते हैं। और जो 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं तो उनके भी दामन पर एक तरह से दाग लग चुका है। उन्हें भी उनकी लापरवाही के लिए हमेशा याद किया जाएगा। तो ऐसी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और एकदम से जज्बात में आकर फैसले नहीं लेने चाहिए। ऐसी भीड़ में अगर कुछ होता है तो जिम्मेदार लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कम से कम समझाने का प्रयास जरूर करना चाहिए।